हम सब ने सुना है डर के आगे जीत है, पर क्या सच में डर के आगे जीत होता है? क्योंकि अगर आप वो एक्सटिंक्ट बर्ड डोडो हो, देन वी विल अंडरस्टैंड कि fear was the only reason and among the reasons why the dodo went extinct. Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Bhuvan Apurva Jha and in this video हम नज़र डालेंगे एक हाल फिलहाल के एक मेजर डेवलपमेंट पे, जहाँ पे कहा गया कि वो एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड डोडो मे बी it could be making a comeback. It could be a case of the dodo returns. Let's get started. Meanwhile, अगर आपको ये PDF of the entire lecture upload करना है और एक्सेस करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो भुवन स्टडी IQ के नाम से आपको मिल जाएगा. You can just go ahead and scan this for yourself. Right, let's get started. But before we understand about this de-extinction of the dodo, ये डोडो का फ्रॉम दी डेड एक कमबैक जो होने वाला है, उससे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स इस बर्ड के बारे में. फर्स्ट थिंग्स, डोडो इज एन एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड एंडेमिक टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशस. यहां पे आप देख रहे हो 2-3 की वर्ड्स जो आपको समझना जरूरी है. पहला चीज, एक्सटिंक्ट मतलब अब वो पाया नहीं जाता है. फ्लाइटलेस मतलब वो उड़ नहीं सकता. एंड थर्ड इज द टर्म एंडेमिक. एंडेमिक का अर्थ क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द वीडियो गोइंग फॉरवर्ड. अगर हम इसी तरह के दूसरे फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बर्ड है कीवी, जो कि एंडेमिक है न्यूजीलैंड के. ओके, सिमिलरली यू फाइंड ऑस्ट्रिच, जो आपके सवाना या सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है. सिमिलरली यू फाइंड एमू, विच यू फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, एंड देन यू फाइंड द पेंगुइन, जो कि ऑब्वियसली हम और आप जानते हैं कि ये मेजरली साउथ पोल के पास मिलता है. पर आप देखोगे कि एक ऐसा पेंगुइन स्पीशीज भी है जो कि एंडेमिक है और जो इक्वेटर के नॉर्थ पे पाया जाता है, विच इज इन द गैलापागोस आइलैंड्स. तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली एंडेमिक. एंडेमिक इज अ स्पीशीज दैट इज फाउंड इन अ सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन. मतलब वो उसका ओरिजिनल जगह है. पर अभी आप अगर स्टूडेंट हो तो आपने सुना होगा फॉर एग्जाम्पल नेटिव स्पीशीज वर्सेज एंडेमिक स्पीशीज. तो डिफरेंस क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट से बेसिक फैशन. नेटिव स्पीशीज क्या होता है? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड नेटिव स्पीशीज नाउ. नेटिव स्पीशीज वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक एरिया में आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ अ नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिनन. मतलब वो जनरल एवोल्यूशन के प्रोसेस में वो वहां पे डेवलप होते हैं और इवॉल्व होते हैं. सो दैट इज अ नेटिव स्पीशीज. ओके, now they may not be influenced by any type of human behavior or intervention. Okay, वो एक नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है. पर उसी अगर सेंस में हम आगे बढ़े तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं फिर? वेल, एंडेमिक स्पीशीज, देयर इज वन माइनर डिफरेंस. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एन एंडेमिक स्पीशीज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ नेटिव स्पीशीज. ये एक सब स्पीशीज मान सकते हो आप. एक नेटिव स्पीशीज अगर एक बड़ा वेन डायग्राम है तो उसके अंदर एक छोटा डायग्राम है, वो है एंडेमिक स्पीशीज. ओके, एंड व्हाट यू फाइंड इज दैट माय एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड इन सर्टेन एरियाज ओनली. ओके, नाउ दे कैन बी ईदर आइसोलेटेड आइलैंड्स. ठीक है, और आप देखोगे कि एक परफेक्ट कंडीशन डेवलप होना चाहिए ताकि मेरे एंडेमिक स्पीशीज डेवलप हो सके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको अभी बताया कि गैलापागोस पेंगुइन, राइट, ये देखोगे कि ये आपका एंडेमिक है गैलापागोस आइलैंड का, विच मीन्स सर्टेन कंडीशंस हैव फॉलन इनटू प्लेस. वो सारे राइट कंडीशंस डेवलप हुए हैं ताकि आपको एक पेंगुइन मिलता है जो कि साउथ पोल के पास शायद उपलब्ध नहीं है, शायद पाया नहीं जाता है. वंस यू हैव अंडरस्टूड कि चलो भाई ये है एग्जैक्टली हमारा से द बेसिक्स ऑफ द बर्ड डोडो. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड अबाउट वेयर इट इज फाउंड. तो जैसे मैंने आपको बताया वो मॉरिशस के आइलैंड का एंडेमिक है. अगर मॉरिशस की हम बात करें तो यू विल फाइंड दैट दिस इज अ टाइनी आइलैंड दैट इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन ईस्ट ऑफ, वेल, व्हाट इज दिस आइलैंड? वेरी क्विकली माय फ्रेंड्स, अगर आप ये पहचान पाते हो ये आइलैंड, यू विल नो दैट दिस इज द आइलैंड ऑफ मैडागास्कर. ओके, सो ईस्ट ऑफ मैडागास्कर. और अगर आप ज्योग्राफी के दौरान आपने सुना होगा ये सारे आइलैंड्स का नाम, मैस्करीन आइलैंड्स. जब हम इंडियन मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून के से परिप्रेक्ष्य में मैस्करीन आइलैंड्स होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू. और मॉरिशस का आइलैंड
मैस्करीन आइलैंड्स का एक पार्ट है. ओके, यू ऑल्सो फाइंड दैट फ्रॉम द करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव द Chagos आर्किपेलागो डिस्प्यूट, करेक्ट, इस आर्किपेलागो का डिस्प्यूट मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच काफी दिनों से चल रहा है. ओके, नाउ आइडियली व्हाट यू फाउंड वाज दैट बिकॉज दिस इज एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, इसलिए यहां पे जो प्लांट लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करती है. अब कैसे एडजस्ट करती है? पहले तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स आखिरकार डेवलप कैसे होते हैं. तो इन द केस ऑफ माय बर्ड ऑफ इंटरेस्ट डोडो, हम ये देखते हैं कि जो आइसोलेटेड आइलैंड्स होते हैं वहां का एवोल्यूशनरी प्रोसेस मेनलैंड के मुकाबले थोड़ा अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डोडो, व्हाट वी फाइंड इज दैट इन द आइलैंड ऑफ मॉरिशस, वहां पे उसके कोई प्रेडेशंस नहीं थे, कोई प्रेडेटर नहीं था. प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल टाइगर हिरन को खाता है, तो टाइगर है प्रेडेटर और हिरन बन गया मेरा प्रे. सिमिलरली आप देखोगे कि मॉरिशस के आइलैंड में वहां डोडो का कोई प्रे नहीं था. तो एवोल्यूशन के प्रोसेस से उसको कुछ एडेप्टेशंस इवेंचुअली मिली. उनमें से एक था द इनएबिलिटी टू फ्लाई. क्योंकि वो जरूरत नहीं थी, इसलिए वो एवोल्यूशन ने उसको वो एबिलिटी दिया ही नहीं. सिमिलरली अगर आप लोगों ने कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी वगैरह खोल के देखा होगा तो आपने देखा होगा लार्ज से रेप्टाइल्स और लार्ज एम्फिबियंस दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर आइलैंड्स. थिंक ऑफ द मूवी एनाकोंडा. ओके, ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट सर्टेन स्पीशीज इन माय आइलैंड्स आर डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द सिमिलर स्पीशीज दैट मे बी फाउंड इन द मेनलैंड. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई डज दैट हैपन. फर्स्ट थिंग व्हाट यू फाइंड इज कि वहां पे प्लांट लाइफ का लिमिटेड डिस्पर्सल होता है. एरिया कम है, मतलब आपका डिस्पर्सल कम होगा, मतलब आपका इंटरैक्शन विद आउटसाइड स्पीशीज या इंटरैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड लिमिटेड है. तो आपका एवोल्यूशन भी उसी दायरे में होना है. सिमिलरली हम देखते हैं कोलोनाइजेशन, वो भी लिमिटेड होता है. क्यों? क्योंकि एरिया लिमिटेड है, आपका इंटरैक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड लिमिटेड है. इसी वजह से आप देखोगे कि एक बायोलॉजी में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्टर्स रूल. फॉस्टर्स रूल अगेन, इसका कहना क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस योर लार्ज मैमल्स दे स्टार्ट टू बिकम स्मॉल. क्यों? क्योंकि इवेंचुअली फूड अवेलेबिलिटी कम है, एरिया कम है, और आपके स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं साइज में. क्यों? क्योंकि प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट या प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है. राइट? सो विच इज व्हाट यू फाइंड कि कुछ कुछ एनिमल्स हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ कुछ एनिमल्स बहुत छोटे हो जाते हैं. तो यू फाइंड समथिंग लाइक जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म इन आइलैंड्स. सिमिलरली अभी तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि मॉरिशस में डोडो को खाने वाला कोई प्रजाति नहीं था, इसलिए डोडो को एक फ्लाइट एबिलिटी नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया. एवोल्यूशन के सीक्वेंस में उसे वो मिला ही नहीं. इसलिए आप देखोगे दैट यू आल्सो फाइंड फ्लाइटलेस बर्ड्स इन पर्टिकुलर आइलैंड्स. नाउ once again what you realize is that these are the adaptations that the animals or the plants that are getting. But at the same time जो एंडेमिज्म की बात है वो राइट कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज वहां फल फूल सके, वो आपके आइलैंड्स में आपको ज्यादा मिलता है. जब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तब अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन. रिमेंबर फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कशन शुरू किया था कि डर के आगे जीत है. क्या सच में डर के आगे जीत है? क्योंकि अगर आप कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करोगे डोडो की, तो आप देखोगे कि उसका ये लैक ऑफ फियर, ये ना डरने का स्वभाव उसके लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होता है. व्हाट हैपेंस? लेट्स लुक एट इट. पहला चीज क्या आपको जानना है कि डच सेलर्स अराइव्ड इन 1598 इन मॉरिशस. इसके पहले अरब्स आए थे, ओके, मॉरिशस में. इसके पहले फ्रेंच भी आए थे मॉरिशस में, पर वो वहां सेटल नहीं किए. सबसे पहला सेटलर्स आए मॉरिशस में हमारे डच. साथ ही साथ उनके पेट्स आए. उन्होंने नए इन्वेसिव स्पीशीज अपने साथ लाए अपने बोट्स में. रैट्स होंगे, ओके, आपके पिग्स होंगे, डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे. इवेंचुअली ये सारे नए नए स्पीशीज जिन्हें अब हम कहेंगे इन्वेसिव स्पीशीज. क्यों? क्योंकि ये आके मॉरिशस आइलैंड का
पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बिगाड़ दिया। एट द सेम टाइम व्हाट यू फाइंड कि हमारा डोडो जो नासमझी या मे बी एवोल्यूशन के प्रोसेस से, क्योंकि उसे डर नहीं लगता था, तो वो हमेशा इंटरैक्शन ढूंढता था। तो इसलिए आप देखोगे कि ये इन्वेसिव स्पीशीज और ये लैक ऑफ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, जिसे हम लैक ऑफ फियर कह रहे हैं, इसके चलते ये एनिमल्स और ये ह्यूमंस के लिए डोडो और डोडो के एग्स को मारना काफी आसान था। Because of this reason, what you find is that eventually the number of dodo was starting to get threatened. उनका नंबर कम होते जा रहा था। पर क्या उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल फास्ट था? क्योंकि अगर मान लीजिए हंटिंग ज्यादा हो रही है या उनके एग्स ज्यादा खाए जा रहे हैं, तो अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल फास्ट होगा तो आप उनके नंबर को फिर से मैच कर पाओगे। बट दैट ऑल्सो वॉज नॉट द केस। वॉट यू फाउंड वॉज दैट दे हैड लिमिटेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखिए इनका, दे हैड स्लो रिप्रोडक्टिव रेट, मतलब एक साइड पे आपका नंबर जल्दी घट रहा है और जो वापस रिफर्बिश होना चाहिए, जो सप्लाई आना चाहिए, वो स्लोली आ रही है। इसकी वजह से व्हाट यू फाइंड इज दैट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डोडो का नंबर कम होते गया और ये बहुत जल्दी हुआ। जैसे आप देखिए 1598 में डच आए और लास्ट साइटिंग 1662 का है, मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस है इन लेस देन 100 years फिनिश हो गया। Which is why what you find is that the extinction of the dodo is one of the first examples of a species going extinct because of anthropological intervention. Okay? Now once you have understood this, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हम ये जो de-extinction की बात कर रहे हैं, कि अब ये extinct animal को हम फिर से एक एनिमल का रूप देंगे, वो हम कैसे करेंगे? What is the science behind it? So let's understand. To bring back an extinct species, आपको चाहिए उसका कंप्लीट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब आपको इवेंचुअली उसका कलर ऑफ द हेयर, उसका प्लूमेज, उसका विंग्स, उसका फेदर, उसका पैर, उसका डिजीजेस, सब कुछ आपको कोड करना है। तो साइंटिस्ट्स ने ये कोड करना शुरू किया, साथ ही हेल्प लिया जेनेटिक कोड ऑफ 2 more species, okay, which are considered to be the cousins of the dodo. एक जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसे हम कहते हैं रोड्रिगेज सॉलिटेयर, ये पाया जाता था आपका गैलापागोस आइलैंड में। ओके, वहां पे ये ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर इसका जेनेटिक सीक्वेंस अवेलेबल है साइंटिस्ट्स के पास। और मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपको ये जानना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर बर्ड वैरायटी है हमारे अंडमान एंड निकोबार में जो पाया जाता है, जिसका जेनेटिक कोड यूज किया जा रहा है फॉर ब्रिंगिंग बैक द डोडो, और उस बर्ड का नाम है द निकोबार पिजन। द निकोबार पिजन डोडोज कजन, नियर थ्रेटेंड है IUCN के रेड लिस्ट में, और इसका भी आपने जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर लिया है। उसके बाद हमने निकाला प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। सुनने में बहुत बड़ा शब्द है, सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो ये एक प्रिकर्सर होता है एक स्पर्म और एक एग का। ऐसा समझ लीजिए कि बिफोर अ स्पर्म एंड एग गेट फॉर्म्ड, फर्स्ट यू हैव द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दैट गेट फॉर्म्ड। तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब फ्रॉम द साइंस पर्सपेक्टिव, इन थ्योरी वी हैव ऑल दैट वी रिक्वायर टू मेक अ डोडो कम टू लाइफ। ओके, तो ये PGCs जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये इनको हम एडिट करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इनको एक स्टेराइल चिकन और रूस्टर के अंदर, जहां से इन थ्योरी जो प्रोजेनी निकल के आएगा वो एक डोडो होगा। करेक्ट? सो दिस इज द साइंस that is simplified for you in this video by Study IQ as to how a dodo will be brought back from the dead. Okay? और ये sterile chicken और rooster, इनको हम कहेंगे interspecies surrogates, because again हम एक नई species जो ऑलरेडी लुप्त हो चुका है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। Once you have understood this, बात करेंगे अंडमान अपने निकोबार पिजन की। ओके, नाउ यू रियलाइज कि निकोबार पिजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोडो को वापस लाने में इसकी एक अहम भूमिका है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑब्वियसली यू आल्सो फाइंड देम इन इंडोनेशियन आर्किपेलागो, सोलोमोन्स एंड पलाउ। आप माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया की तरफ पहुंच गए, तो इसका एक वेरीड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से देखोगे तो ये नियर थ्रेटेंड माना जाता है। ओके, एज कंपेयर टू सी द डोडो, एक्सटिंक्ट, रोड्रिगेज सॉलिटेयर, एक्सटिंक्ट। ओके,
It is the only living cousin of the extinct birds like the dodo, the Rodriguez solitaire of Madagascar, and the spotted green pigeon of the Pacific Islands. ठीक है? Which is why this becomes very important for us and obviously for you as you prepare for your examination. Okay? It is classified as nearly threatened, and one more thing that you should be aware of. अब देखिए, ये birds के beaks होते हैं, पर इनके पास चबाने के लिए कुछ नहीं होता है, ग्राइंड करने के लिए कुछ नहीं होता है. तो नेचर ने इनको क्या दिया है? इनके पेट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक पत्थर होता है जिसे हम कहते हैं द गिजार्ड स्टोन. और इस पत्थर का वैल्यू क्या है कि ये इनको चबाने में हेल्प करता है, खाने को तोड़ने में हेल्प करता है, विच इज व्हाट यू ऑल्सो फाइंड इन द निकोबार पिजन. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखोगे कि गिजार्ड स्टोन को काफी वैल्यू है, काफी डिमांड है एज ज्वेलरी इन वेरियस मार्केट्स. ओके, सो दिस इज द निकोबार पिजन. Now let's go ahead and understand the challenges to de-extinction. क्योंकि ठीक है, हमने डिस्कस किया द हिस्ट्री कि कैसे साइंस होगा, बट देन लेट्स अंडरस्टैंड द कॉनोटेशंस. क्या इश्यूज अराइज हो सकती है? सबसे पहला, विल द जीन एडिटेड वर्जन बी अ डोडो और अ डोडो-एस्क क्रीचर? क्योंकि लेट्स गो बैक नाउ, हमारा डोडो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि आपका उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग आए, साथ में एनिमल्स लाए, रॉडेंट्स लाए, और उन्होंने जाके डोडो को मार दिया, उन्होंने डोडो को एक्सटिंक्ट कर दिया. क्या आज वो सिचुएशन बदला है? नहीं. तो आज अगर आप डोडो को लेके आते हो, पहली बात, क्या वो सिर्फ एक थ्योरी में डोडो होगा, या विल इट बी एन एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द डोडो दैट एग्जिस्टेड? एंड बाय रेप्लिका मैं कहना चाह रहा हूं, क्या उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा, या सिर्फ देखने में डोडो होगा वो? दूसरा, क्या हमने ये सोचा है कि आज के टाइम जब हम उसको वापस मॉरिशस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या चीजें बदली हैं? एब्सोल्युटली नॉट. आज भी और भी प्रेशर्स हैं, और एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, और नए स्पीशीज आ चुके हैं. और हमको पता है कि नेचर ने डोडो को, क्योंकि उसको डर नहीं लगता था, तो उसको विंग्स नहीं दिए. तो ये क्या एक्सरसाइज एक लूजिंग कॉज के लिए है? क्योंकि इवेंचुअली वो नया डोडो जिसको आप इंट्रोड्यूस करोगे उसको भी शायद वही प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा. करेक्ट. नंबर 3, इकोलॉजिकल नीश. नीश का अर्थ ही होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का फंक्शनल रोल इन एन एरिया. ओके, तो आज हमें ये नहीं पता, क्योंकि अगेन ये बात है 1700s की, तो वी आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द रोल दैट अ डोडो प्लेज इन द इकोसिस्टम ऑफ मॉरिशस. वो इंफॉर्मेशन जाने बगैर अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, दैट इज डूम्ड टू फेल. Okay, let's look at it. Resource allocation. Now this is again major challenge, क्योंकि एक साइड पे बहुत पैसे आप खर्च रहे हो to bring back the dodo from the dead. Some people will ask whether वो जो पैसे आप लगा रहे हो डोडो को वापस लाने में, can you not use it for saving the existing endangered species? So resource allocation का भी एक moral connotation है यहां पे. And finally आप देखोगे the anthropogenic factor, that there is an ethical consequence to it, क्योंकि आप एक evolution के प्रोसेस को undo करना चाह रहे हो. Eventually आप देखोगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे आपका evolution चलता है. Dodo was unfit, which is why it went extinct. Are you trying to play God? Is the humanity looking to play like a god by bringing back a species and undoing the process of evolution? Right? So these are the major challenges that are expected to come up and that I want you to identify and appreciate. Okay? चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था, हर वीडियो के अंत में मैं आपके लिए लाता हूं सवाल, ताकि आपका टाइम एक आउटकम बेस्ड लर्निंग की तरफ हो. So let's look at question number 1. Mauritius lies to the east of Madagascar. Mauritius is a part of Mascarene Islands. The dispute over Chagos archipelago involves Mauritius and France. आप हमें बताएंगे इनकरेक्ट आंसर कौन सा है. और क्वेश्चन नंबर 2, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ कैपेसिटी टू फ्लाई, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, इनमें से कौन सा रीजन वो नहीं है जिसके चलते डोडोज एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, अगर आपने लेक्चर फॉलो किया होगा, ये बहुत ही आसान सवाल है. आप अपने आंसर्स मेरे लिए नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए. और अगर आप ये पूरे डिस्कशन को अप्रिशिएट और समझ पाए, डू कंसिडर लीविंग मी अ लाइक. ऑल राइट माय फ्रेंड्स, विद दैट आई विल रैप दिस अप. Go ahead and connect with me on my Instagram channel that goes by the name of Bhuvan Study IQ. अगर कोई भी डाउट हो, I'll be happy to help you out there. Till I see you in the next video. Thanks for watching.